गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 7th क्लास जिसमें हम हमारा जो 5th चैप्टर है वो कर रहे हैं बेटा। 5th चैप्टर में हमारा रीडिंग का जो वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बुक एक्सरसाइज में जो हमें बुक से करना है, बुक एक्सरसाइज का पार्ट, वो हमें 3rd और 4th क्वेश्चन करना है। तो वो मैं आपको करवाता हूँ। जो आपका फर्स्ट और जो 2nd क्वेश्चन है बेटा वो आपको नोट्स में से करना है, ठीक है। वहाँ प्रश्न उत्तर है। तो आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो 3rd क्वेश्चन है इसमें सही उत्तर पर चिन्हित किए मीन्स हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से ठीक पर जो सही जवाब है उस पर टिक का साइन लगाना है। पहला, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहेंगे? देखो उसे क्या कहेंगे बेटा, मीन्स वह प्रक्रम, वो मेथड मीन्स वो सिचुएशन जिसके अंदर जल क्या करता है, कभी महासागर से वायुमंडल में चला जाता है और वायुमंडल से स्थल, फिर स्थल से वायुमंडल में चला जाता है, तो इसके बीच में चक्कर लगाता है, उसको हम कहते हैं जल चक्कर। नेक्स्ट, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। अब देखो गर्म धाराएं कहाँ उत्पन्न होंगी? जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। और गर्मी ज़्यादा कहाँ होती है? ध्रुव के आसपास जो होती है, जो पोल्स होते हैं वहाँ तो सर्दी होती है। तो इसका मतलब कहाँ आएगा? भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी गिरती हैं। नेक्स्ट, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। दिन में 2 बार जो नियम से महासागर के अंदर जल के अंदर जो उठाव आता है और जो गिराव होता है उसको क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। नेक्स्ट, आपको मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं। देखो बड़े ही इजी दिए गए हैं ये, इनमें आंसर सामने हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो सककर इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन हमने चैप्टर पढ़ा है तो हम अच्छे से कर सकते हैं। कैप्सियन सागर, देखो कैप्सियन सागर जो है वो विशालतम झील का एक एग्जाम्पल दिया गया है। ज्वार भाटा का मतलब क्या होता है? जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार। तो जल में जो उतार चढ़ाव होता है, कभी जल ऊपर उठ गया कभी नीचे गिर गया, तो उसके अंदर जो आवधिक मतलब एक अवधि के अनुसार जो उतार चढ़ाव होता है, एक नियम के अनुसार, उसको कहते हैं ज्वार भाटा। सुनामी क्या है? तीव्र भूकंपी तरंगे, जो समुद्र का तल होता है, सी लेवल होता है, वहाँ पर जो भूकंप आता है उसकी तरंगों से जो पानी में उछाल आता है वो सुनामी कहलाता है। महासागरीय धाराएं वे धाराएं होती हैं जो निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली होती हैं। मीन्स पानी जब एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर मूव करता है ना, तो उसको हम बोलते हैं महासागरीय धाराएं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें एक एक्स्ट्रा दिया हुआ, ये कन्फ्यूज़न के लिए है, इसका कोई यहाँ पर दिया नहीं, कोई कभी सोचो कि आप ये मिस प्रिंटिंग है, नहीं, ये दिया ही एक्स्ट्रा में हुआ है, तो हमें इसके लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये था बेटा आपके बुक में से वर्क। उसके बाद मैं आपको नोट्स में से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं, मैं आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और सभी क्वेश्चन आंसर जो हमें करने हैं वो सारी चीज़ें इसमें से नोट्स में से करवा देता हूँ। वैसे हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कर भी चुके थे, लेकिन मैं फिर भी स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जल चक्कर, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है उसको जल चक्कर कहते हैं। हमने बिल्कुल चैप्टर पढ़ लिया है अच्छे से, तो हमें ये तो बिल्कुल ईजी समझ में आएगा ना कि जो पानी चक्कर लगाता है, कभी महासागर से वाष्पित होकर वायुमंडल में, वायुमंडल में संघनित होकर ज़मीन पर आ जाता है, धरती पर, तो इसके बीच में तो जो ये चक्कर लग रहा है यही क्या है? जल चक्कर। सुनामी क्या होता है? सुनामी देखो इसमें बहुत बड़ा सा दिया हुआ, आप सिंपल सा याद कर सकते हो कि समुद्री जो सतह होती है या समुद्री स्थल पर या समुद्री सतह पर आने वाली भूकंप की तरंगें सुनामी कहलाती हैं, या भूकंपी तरंगों की वजह से जल में होने वाली हलचल क्या कहलाती है? सुनामी कहलाती है। ये 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली भी हो सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया मैंने, अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो आप इसको अपनी लैंग्वेज में बनाओ। समुद्री तल में होने वाली आने वाले भूकंप, ठीक है। समुद्री तल पर आने वाले भूकंप से महासागर या सागरों में जो जल उठता है या जो जल में हलचल पैदा होती है उसी हलचल को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। और इनकी ऊंचाई जो है वो 15 मीटर तक भी हो सकती है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण क्या होगा? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल का जल वाष्पित हो जाता है, मीन्स वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है संघनन क्या होगा? देखो ये वाष्पीकरण है, मीन्स धरती है, इसका पानी जब ऊपर जाने का काम कर रहा है वो तो हो गया वाष्पीकरण। और संघनन
संघनन क्या होता है? संघनन का मतलब क्या है? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वाष्पित जल ठंडा होकर बादलों का रूप लेता है। अब ये जो वाष्पित जल है ना, ये ऊपर तो चला गया, लेकिन ऊपर जब ये ठंडा होकर ऐसे बादल बना देता है, क्लाउड की फॉर्म बना देता है, तो ये सब क्या है? ये संघनन है। नेक्स्ट, लवण जल और अलवण जल। बिल्कुल ईजी है बेटा। लवण जल जिसमें नमक की मात्रा होती है, जैसे महासागर का जल, और अलवणीय जल वो होता है जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती। ये जैसे एग्जाम्पल में आ सकता है नदी, ताल, सोते, हिमनद। हिमनद मीन्स जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं वो। नेक्स्ट है महासागरीय परिसंचरण, कि महासागरीय परिसंचरण किसे कहते हैं? महासागरों का जल तरंगों, ज्वार भाटा और धाराओं के रूप में परिसंचरण करता है, मतलब घूमता फिरता रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं? परिसंचरण, महासागरीय परिसंचरण। ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। उसके बाद है ज्वार। देखो अब ज्वार की डेफिनेशन अलग है, भाटा की अलग है। वृहत ज्वार और लघु ज्वार, ये मैंने आपको देखो जो पिक्चर दी हुई थी मून वाली और सन वाली और अर्थ वाली, कि जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से, तो उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। पहले ज्वार के बारे में पढ़ते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है या तट की तरफ जाता है तो उसे ज्वार कहते हैं। और भाटा, जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे हट जाता है। देखो मान लो ये जमीन है, ये समुद्र है, अब ये समुद्र का पानी या महासागर का पानी एकदम से ऊंची ऊंची लहरें उठकर यहाँ आने लग रही है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी? ऊंची लहरें आ रही हैं, तो ये तो होगी ज्वार। और जब यही पानी थोड़ा वापस की तरफ खिंचकता है, बिल्कुल डाउन लेवल में होकर आराम से नीचे की तरफ, शांत नीचे की तरफ चला जाता है वापस समुद्र में, उसको हम भाटा कहते हैं। नेक्स्ट है वृहत भाटा। देखो वृहत का मतलब छोटे रूप से। पूर्णिमा और अमावस, देखो हमने पढ़ा था ना पूर्णिमा और अमावस। वृहत मीन्स जो बड़ा ज्वार भाटा होता है। पूर्णिमा एवं अमावस के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं। हमने पढ़ा था ना, ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है। जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है, सॉरी ये मून हो जाएगा, ये अर्थ हो जाएगा, ठीक है। जब ये सिचुएशन होती है, देखो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी तरफ लगा हुआ और इसका इसकी तरफ, देखो कितना बढ़ गया ना, तो ये इसको ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा। तो ये सिचुएशन कब होती है? पूर्णिमा या फिर अमावस, यानी कि मौस और जो पूर्णमासी का दिन होता है उस दिन। उन दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों के आगे एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। जो ज्वार उठता है ना वो सबसे ज़्यादा उठता है, तो इसी ज्वार को क्या कहते हैं? वृहत ज्वार कहते हैं। अब लघु क्या होगा? जो छोटा ज्वार उठेगा। अब लघु ज्वार भाटा क्या होता है? जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम, प्रथम मतलब जैसे ये तो हो गया सन और ये होगी अर्थ, या तो मून यहाँ पर हो या मून यहाँ पर हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बने, तब उसको हम बोलते हैं जब चांद अपने प्रथम या फिर यहाँ होगा, यहाँ वाला सिचुएशन जो होगी, ये वाली भी और ये वाली भी, ऐसी भी बोल सकते हैं हम। ये तीनों सिचुएशन क्रिएट होंगी तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में से महासागरीय जल पर पड़ता है। ये आएगा, देखो ये वाला। अब ये विपरीत दिशा से, यहाँ से अलग और यहाँ से अलग अलग दिशाओं से पड़ रहा है ना, विपरीत दिशाओं से पड़ रहा है। ये भी विपरीत दिशाएं हैं, देखो ये और ये क्या सेम डायरेक्शन है? नहीं है ना, तो ये अलग डायरेक्शन होगी, ये अलग डायरेक्शन होगी, ये अलग है तो ये भी अलग है। तो जब विपरीत उल्टी दिशाओं से गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर पड़ता है, किसका? सूर्य और चंद्रमा का, तो परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। तो ज्वार भाटा ज़्यादा ऊंची लहरें नहीं उठ पाती, कम होती है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। अगला है धाराएं। धाराएं क्या होती हैं बेटा? महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाले जल की धाराएं होती हैं। तो महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं? ये कह सकते हैं कि महासागर का जल निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहता है तो उसे महासागरीय धाराएं कहते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा हमारा वो रहेगा महासागर। अब देखो महासागर किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जल के विशाल खंडों को महासागर कहते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, अंध महासागर और अरब सागर पृथ्वी के मुख्य महासागर हैं। आगे है प्रशांत महासागर। देखो प्रशांत महासागर के बारे में कहते हैं कि आपने 7th में भी पढ़ा होगा प्रशांत महासागर, ठीक है, जो सबसे गहरा पॉइंट है ना, मैरीना बिंदु जिसको बोलते हैं, मैरीना पॉइंट, वो वहाँ पर है। तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे लंबा और गहरा महासागर है। यह इतना गहरा है कि संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट भी इसमें डूब सकती है। अगर हिमालय पर्वत का जो एवरेस्ट वाला पोर्शन है ना वो उठा के इस समुद्र में डाल देना तो वो भी डूब जाएगा। अब उसके बाद है लहरें। देखो लहरें क्या हैं?
लहरें, सागर का जल सदा ऊपर नीचे होता रहता है, इसे लहर कहा जाता है। ठीक है, देखो ज्वार भाटा जो होगा ना उसमें तो लहरें बिल्कुल, वो जो है ना लहरें मतलब जो पानी है वो बिल्कुल ऊंचाई तक उठ जाएगा। इसमें क्या है, पानी ऐसे नॉर्मल चल ऐसे जो है ऐसे फ्लोट करता रहता है। महासागरीय धाराएं, ये फिर से रिपीट हुआ है इसमें बेटा, तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखो, पृथ्वी पर जल के स्रोत, पृथ्वी पर जो जल के स्रोत है वो महासागर है, बर्फ छत्रक है, भूमि जल है या झीलों का अलवण जल, सतल समुद्र एवं नमकीन जल, वायुमंडल में जल है, नदियों में जल मौजूद है। उसके बाद और जो अगर पूछा जाए आपसे कि पीने के पानी के स्रोत क्या है, नदी है, नलकूप है, फिर जो हिमनद है। ये आगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं, देखो महत्वपूर्ण तिथियां। तो सबसे पहले हिंद महासागर में सुनामी की तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश कब हुआ था? 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004। और वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इस दिन क्या किया जाता है? लोगों को जल संरक्षण के बारे में अलग अलग विधियों के बारे में समझाया जाता है। उसके बाद हम आगे वर्क करते हैं। नेक्स्ट इसमें रहेगा पाठगत प्रश्नोत्तर। अब ये जो पाठगत होते हैं ये हमारे चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन होते हैं बुक एक्सरसाइज से एक्स्ट्रा। इसमें पहला क्वेश्चन है, जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखो वाटर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल ईजी है ना। देखो जल हमारे बहुत सारे काम आता है। क्या? जल हमारे पीने के काम आता है, घरेलू कामों में जैसे नहाने, कपड़ा धोने, घर की सफाई करने, खाना बनाने आदि में काम आता है। जल विद्युत तैयार करने में, विद्युत का मतलब क्या होता है? बिजली, मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको प्रोड्यूस करने में भी ये काम आता है। नेक्स्ट, उद्योग धंधे, जो बड़े बड़े फैक्ट्री लगी हुई हैं, कारखाने लगे हुए हैं, उसमें भी जल बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए तो वहाँ पर भी उपयोगी है। पेड़ पौधों के अगर विकास चाहिए तो उसके लिए भी यह आवश्यक है। कृषि में फसलों की सिंचाई, अब खेतों में इतनी अच्छी अच्छी फसल उगानी है तो पानी तो लगाना पड़ेगा ना खेतों में, तो पानी वहाँ पर भी यूज़ होता है सिंचाई के लिए। जल यातायात के साधन के रूप में भी उपयोगी है। अब देखो यातायात का साधन भी तो जल के रूप में, हम जैसे कई देश ऐसे हैं जहाँ पर सड़कें नहीं जा सकती तो वहाँ पर जल के अंदर हम यातायात के साधन के लिए भी तो उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अपने घर एवं स्कूल में जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाइए। किस तरह से आप पानी को बचा सकते हो वो बताना है। पहला, अपने घर में हम कैसे जल को बचाएंगे? अपने घर में ये टैंकी लिखा हुआ है शायद, ये टैंकी ये मेरे वाले में थोड़ा सा मिस प्रिंट है बेटा, ऊपर से समझ नहीं आ रहा ओ की मात्रा बनेगी या कुछ। तो सीधी सी बात यहाँ कहना चाहता है कि घर में टंकी को निर्मित करके जल संरक्षण करना चाहिए। मीन्स हमें एक वाटर टैंक जरूर बनवाना चाहिए। नेक्स्ट, वर्षा जल को पीवीसी पाइप के माध्यम से हैंडपंप या कुएं में डालना चाहिए। आपके घर में कुआं है या हैंडपंप है ना, वहाँ उसके अंदर ना एक पाइप का कनेक्शन कर दो। उस पाइप में कौन सा पानी आएगा? सिर्फ बारिश का पानी। जैसे अगर हमारी छत पक्की है देखो, तो छत का पानी कहाँ जाएगा? छत का पानी अगर पक्की छत है ना बिल्कुल, उसमें मिट्टी वगैरह नहीं है, साफ़ है हमारी छत, तो जो बारिश का पानी गिरेगा वो बिल्कुल साफ़ आएगा नीचे हमारे ग्राउंड पे, हमारी ज़मीन पे नीचे आएगा। और वो नीचे कहाँ चला जाएगा? पाइप के थ्रू हमारा जो नलकूप है या कुआं है, पाइप जो हैंडपम्प है उसमें चला जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा? जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जल भूमि जल है, भौम जल जिसको बोलते हैं, वो उसका लेवल बढ़ जाएगा। आगे है, शौचालय में अनावश्यक रूप से फ्लश का उपयोग न करें। देखो हम जैसे वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम में जब हम जब हम वहाँ पर जो फ्लैश टैंक होता है उसका यूज़ करते हैं, उसमें देखो बहुत ज़्यादा पानी आता है। उसकी वजह हम क्या कर सकते हैं, जो एक डिब्बा होता है पानी के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। देखो फ्लैश में अगर फ्लैश तो पूरा भरा होगा ना, एक बटन दबाते ही पूरा खाली हो जाएगा एक बार में, तो इससे क्या होगा? पानी वेस्ट। पानी तो वहाँ पर थोड़ा सा चाहिए था लेकिन अब वहाँ पर 5 लीटर पानी यूज़ हो गया, गलत बात है ना। तो इसके लिए हमें वहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, फ्लश की जगह पर हम डिब्बे का उपयोग कर सकते हैं, ये मग्गा जिसको हम बोलते हैं, या कोई और बर्तन का उपयोग कर सकते हैं, बाल्टी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर वर्ड बाल्टी रहेगा। या फिर फ्लश के जो टैंक होते हैं ना वो क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए, जिसमें थोड़ा सा पानी आए ताकि पानी बच सके। नेक्स्ट, सब्जी, दाल व चावल धोने में प्रयोग किया गया जल फेंके नहीं। जैसे अब अपने सब्जी धोई है, उस पानी को क्या करते हैं हम? ऐसे ही गंदी जो पानी की नाली है उसी में बहा देते हैं। इसकी बजाय क्या करें? उस पानी को स्टोर कर लें और उससे क्या कर सकते हैं? उस जल का उपयोग हम जो घर में हमारे पौधे वगैरह लगे हुए हैं या फर्श वगैरह साफ़ करने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे घर का आंगन वगैरह होता है वो धोना होता है तो हम उसमें भी उस पानी को यूज़ कर सकते हैं।
आगे, कार धोते समय पाइप के बजाय बाल्टी में पानी लेकर धुलाई करें। कार जैसे धोते हम क्या करते हैं, सीधी टैंकी से या जो हमारा समरसी होता है, हैंडपम्प होता है, उसी के साथ पाइप लगा के डायरेक्ट उसको चलाते रहते हैं और करते रहते हैं। जैसे अब हम कार पे जब साबुन वगैरह या कुछ भी लगाते हैं ना कार के ऊपर, तब भी वो पानी एक्स्ट्रा में चलता रहता है, तो इसलिए हमें बाल्टी का उपयोग करना चाहिए और बाल्टी से पानी की बचत होगी। नेक्स्ट, स्कूल में कैसे कर सकते हैं। स्कूल में कहता है कि पुराने नलों को बदल देना चाहिए। देखो पुराने नल क्या होते हैं, लीक हो जाते हैं, इसलिए स्कूल में स्थित जल को किसी न किसी रूप में ढक कर रखा जाए। जो पानी वहाँ पर होता है उसको ढक कर रखना चाहिए। छत बर्फ़ जल को पीवीसी पाइप के माध्यम से पानी की टंकी में जमा करना चाहिए। मीन्स छत पर जो ये बर्फ़ नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा अलग बर्फ़ रहा है। छत पर जो वर्षा का जल आता है उसको भी हमें पानी की टंकी में यूज़ कर सकते हैं। देखो अब स्कूलों में आरओ तो लगा होता है बेटा, अब जो बारिश का पानी आएगा वो टैंक में जाएगा, टैंक से वो किस में जाएगा, आरओ में फ़िल्टर होकर आएगा, तो वो पानी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। पानी पीने वाले नलों को लगातार जाँच होती रहनी चाहिए, उनकी चेकिंग करता रहना चाहिए कि कहीं लीक वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट जो रहेगा इसमें बेटा वो रहेगा हमारा, पानी पीने वाले नलों को लगातार जांच होती रहनी चाहिए। जिन नलों से रिसाव होता है, मीन्स लीकेज होती है या पानी टपक रहा होता है, उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए या उनको ठीक करवाना चाहिए। नेक्स्ट, ये तो हो गई यहाँ से हमारा वर्क। अब जो आगे है वो हमारे टेक्स्ट बुक जो है उसमें से जो क्वेश्चन आंसर है, मीन्स बुक एक्सरसाइज के, वो हैं। पहला जो प्रश्न है, वर्षण क्या होती है। वर्षण क्या होता है, देखो जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम, ओस अथवा सहीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, उसे वर्षण कहते हैं। वर्षण मीन्स वर्षा किसे कहते हैं। देखो जब पानी क्या होता है, जब पानी धरती से वाष्पित होकर ऊपर चला जाता है और संघनित होकर ठंडा होकर बादल का रूप लेता है, तो वो फिर यहाँ पर वापस धरती पर आता है। किस रूप में, या तो वर्षा के रूप में, या हिम मतलब जो ओस या ओस के रूप में, या हिम मतलब जो ओले वगैरह गिरते हैं बर्फ़ के रूप में, या फिर सहीम वृष्टि मीन्स जो ओले वगैरह हैं उसके रूप में आ जाता है। तो उसी को, या समुद्र पर नीचे गिरता है, ज़मीन पे गिरता है या समुद्र में गिरता है, जहाँ भी गिरता है वही जो पानी की फॉर्म होती है वो वर्षण कहलाती है। नेक्स्ट है जल चक्र क्या है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे जल कहते हैं। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मीन्स लहरों की ऊंचाई किन किन की वजह से बढ़ेगी। पहला कारण तो ये है, लहरों की ऊंचाई के अंदर कब डिफरेंस आएगा, जल की मात्रा। अगर जल की मात्रा अधिक होगी तो लहरें ऊंची होगी, अगर जल की मात्रा कम होगी तो लहरें कम होगी। वायु की गति, अगर हवा तेज होगी तो लहरें भी ऊंची जाएंगी। सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण शक्ति, उनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर वो अपोजिट में है, मान लो ये अर्थ है और इधर सन है और इधर मून है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा की इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन दोनों ही एक ही तरफ हो जाए ना, तब ज़्यादा स्थिति भयंकर हो जाती है। जल के नीचे भूस्खलन, जब जल के अंदर जो ज़मीन है वो खिसक जाती है तो भूकंप आता है तब भी, और या फिर ज्वालामुखी उद्गार, जहाँ पर जब ज्वालामुखी जो है उसके अंदर से लावा वगैरह निकलता है तो। नेक्स्ट, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि महासागर के अंदर जो जल बहता है वो उसके अंदर जो चेंजेस होता है वो किस किस की वजह से आता है, उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है। एक तो तापमान, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो महासागर का जल के अंदर भी क्या आएगा, चेंजमेंट होगा। लवणता, देखो महासागर के जल के अंदर जितनी ज़्यादा लवणता होगी उस तरह का, मतलब लवणता भी तो डिपेंड करेगी ना, लवणता कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। दूसरा, पृथ्वी की घूर्णन गति। घूर्णन गति कौन सी होती है बेटा, जो अर्थ है अपनी रोटेशन पर चक्कर लगाती है। एक तो देखो दो तरह की जो है मूवमेंट होती है, एक तो सन के चारों ओर, ये सन है ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे, जैसे अब ये पेंसिल है, ये पेंसिल क्या कर रही है, अपने आप ही घूम रही है, अपने ही जगह पर घूमने लग रही है, तो ये हो गया घूर्णन गति मीन्स रोटेशन, ठीक है। और जब ये ऐसे घूमेगी किसी चीज़ के चारों ओर तो ये हो गया रेवोल्यूशन, ठीक है, परिक्रमण। ये तो परिक्रमण हो गया, परि मतलब चारों ओर, कर्मण मतलब घूमना, और रोटेशन मीन्स ये रोटेशन हो गया घूर्णन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी वजह से भी महासागर के जो अंदर जो जल की स्पीड होती है उसके अंदर डिफरेंस आता है। वायु की गति, तरंगे, अब तरंगों के ऊपर भी डिपेंड करता है, ज्वार भाटा और धाराएं, ये सभी जो फैक्टर हैं ये जल को प्रभावित करते हैं। किसका जल, महासागर के जल की जो गति होती है उसके अंदर जो मूवमेंट होती है। नेक्स्ट जो है वो है बेटा
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है ज्वार भाटा क्या है तथा यह कैसे उत्पन्न होता है। तो ये तो देखो बेटा बिल्कुल इजी, हम चैप्टर अच्छे से कर चुके हैं। अभी देखो मैंने आपको वहाँ बस जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य या चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो ये हो गए हमारा ये क्वेश्चन भी कि ज्वार भाटा क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है या आता है। नेक्स्ट है महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट क्या है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। मीन्स जो महासागर के अंदर जो जल है वो क्या करता है, वो एक निश्चित दिशा में बहता रहता है नियमित रूप से, तो उसे ही क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं। और ये कैसी हो सकती हैं, या तो गर्म हो सकती हैं या ठंडी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम रीज़न बताते हैं, किसी चीज़ का कारण बताते हैं कि ये क्यों है। अब पहला रीज़न है समुद्री जल नमकीन होता है। अब समुद्र में जो जल है वो नमकीन क्यों होता है, लवणीय क्यों होता है? समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है। अब देखो उसके अंदर क्या होता रहता है, वाष्पीकरण होता रहता है, ये तो हमें पता है, किंतु लवणीय पदार्थों का वाष्पीकरण न हो सकने के कारण ये समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं। अब देखो जो नमकीन चीज़ें होते हैं, आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आप ना एक कटोरी ले लीजिए, उस कटोरी के अंदर नमक घोल लीजिए, नमक घुल जाएगा पानी के अंदर, एक कटोरी में पानी लीजिए, पानी के बाद उसमें कुछ नमक डाल लीजिए, मतलब थोड़ी अच्छी अमाउंट भी डाल सकते हो। अब आप क्या करोगे, आप उसके अंदर जो नमक डाला है उसको धूप में रख दो, उस कटोरी को, और कुछ दिनों बाद देखोगे उसमें क्या मिलेगा आपको, धीरे धीरे उसका लेवल कम होता मिलेगा, जो कटोरी के अंदर पानी है। अब कटोरी के अंदर पानी धीरे धीरे क्या होने लग रहा है, कम क्यों होने लग रहा है, धूप की वजह से, क्योंकि उसका क्या होने लग रहा है, उसका वाष्पीकरण होने लग रहा है। अब जिस दिन आपने वो कटोरी धूप में रखी थी ना, उस दिन आप उसका टेस्ट चेक कर लो, पानी का, नमक की मात्रा जो उसमें डाल रखी है। देखो आप क्या देखोगे, धीरे धीरे जैसे जैसे वाष्पीकरण होता जा रहा है ना, पानी कम होता जा रहा है उसके अंदर जो पानी कम होता जा रहा है, और जो पानी बचा हुआ उसमें नमक का जो टेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसका कारण क्या है कि पानी तो उसका वाष्पीकृत हो गया, अब उसमें बच क्या गया, उसमें नमक के जो पार्टिकल्स हैं, साल्ट के जो पार्टिकल हैं वो अब ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, पानी कम हो रहा है इस वजह से। अब समुद्र के अंदर भी तो बहुत सारा जल क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, उसकी वजह से जो उसके अंदर लवणीय पदार्थ हैं, जो साल्टी मटेरियल है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, उसका कोई वाष्पीकरण नहीं होता, उसमें कोई कमी नहीं आती। इस वजह से ये समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं, इसलिए समुद्री जल में लवणता निरंतर बढ़ती रहती है। महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड NaCl या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है, यही कारण है समुद्र में ज़्यादा नमक होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया ना कि समुद्र का पानी ज़्यादा नमकीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो नमकीन पार्टिकल होते हैं, मीन्स लवणीय पार्टिकल्स होते हैं। अब वो लवणीय पार्टिकल्स क्या है, उनका कोई इवेपोरेशन या वाष्पीकरण तो होता नहीं, पानी उसमें से धीरे धीरे क्या होता रहता है, वाष्पीकृत होता रहता है। अब तो फिर पानी उड़ता रहेगा तो क्या होगा, वो उसमें नमक की मात्रा बढ़ती यों की रहेगी, वो तो बड़ी हुई दिखेगी ना, इसी वजह से। और कौन सा नमक होता है इसमें, NaCl, ये इसका फॉर्मूला है, इसका साइंटिफिक फार्मूला और साइंटिफिक नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हम घर में इसको सादा नमक भी बोल देते हैं कि ये हम नमक खाते हैं जो। ठीक है बेटा, और ये नमक बनाने का जो प्रोसीजर है ये समुद्र के जल से ही होता है। नेक्स्ट जो हमें कारण बताना है वो है कि जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, कि जो पानी के अंदर गुणवत्ता है, पानी अच्छी क्वालिटी का जो पानी है ना वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ह्रास का मतलब क्या होता है, कम होना या नुकसान होना। अब अच्छा पानी आजकल देखो बहुत कम जगह पे मिलता है, उसके पीछे कारण क्या है, बहुत दूर दूर जाकर हमें पीने वाला पानी मिलता है।
उसका क्या कारण है? पहला, नदियों में कूड़ा करकट जो है वो फेंक दिया जाता है। अब नदियों का पानी इस वजह से क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि कार्यों में कीटनाशकों को बढ़ते प्रयोग से। अब देखो खेतों में जो है क्या करते हैं, खेतों में पानी भी लगता है और वहाँ पर कीटनाशक भी गिरते हैं, दवाई वगैरह छिड़कते हैं ना, कीड़े वगैरह जो होते हैं फसल में, कीड़े वगैरह किसी तरह का कोई नुकसान ना, उससे बचाने के लिए। तो वो वहाँ जो पानी लगाया जाता है वो भी तो इधर उधर किसी न किसी कंटेंट में मिल जाता है, तो वो भी कारण है। दूसरा, नगरों के सीवरेज को नदी में डालने से। अब हमारे जो शहरों में क्या होता है, शहरों में सीवर सिस्टम होता है। अब वो सीवर की जो पाइपलाइन है वो कहाँ मिला दी जाती है, अगर नदी में मिला दी जाती है ना तो बड़ा ही भयंकर काम होता है। जैसे गंगा नदी है उसमें बहुत इसीलिए बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, और जो और नदियाँ हैं अगर उनके अंदर ऐसे ही किया हुआ है। नेक्स्ट, जली व अधजली लाशें तथा जानवर तालाब, नदी, समुद्र में फेंक दी जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, हम हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार पर ये वो मतलब किसी भी उसको कई बार उसी हरिद्वार के आसपास के एरिया या गंगा नदी के आसपास क्या करते हैं, कई बार लोग जो चिताएं वगैरह जलाते हैं तो वो आधा जलाकर उनको मतलब कंप्लीट तो जलाते नहीं, उनकी राख तो होने नहीं देते, उसी को फिर कहाँ क्या कर देते हैं, गंगा में बहा देते हैं। या फिर जानवर वगैरह जो होते हैं वो कई बार क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं तालाब वगैरह में। तो इस वजह से भी पानी क्या हो रहा है, पानी की जो गुणवत्ता है मतलब पानी प्रदूषित होने लग रहा है, दूषित होने लग रहा है, गंदा होने लग रहा है। नेक्स्ट, कारखानों का दूषित जल नदियों में। अब कारखानों में देखो कितने पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जो पानी यूज़ होता है वो वेस्ट पानी होता है, बिल्कुल गंदा, उसको क्या कर देते हैं, फिर उसकी पाइपलाइन सीधी नदी के अंदर लगा देते हैं, वो भी एक नुकसानदायक काम है। घरों में से निकलने वाले प्रदूषित जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से। अब हम घरों में जो वेस्ट पानी यूज़ करते हैं देखो वो कहाँ मिलेगा, वो कहीं ना किसी तालाब में। पहले तालाब जो गाँव में तालाब होते थे ना वो बड़े साफ़ होते थे उनका पानी, आज देखना बिल्कुल गंदा पानी। इसी वजह से तो कारण ज़्यादा है, पहले गांव के तालाब में ही लोग नहा लेते थे क्योंकि वो जो पानी होता था वो साफ़ सुथरा होता था, अच्छे से स्टोर होने वाला। और आजकल जो है वो सारा गंदा पानी तालाब में जाता है, तो इस वजह से अब देखो उसी गंदे पानी में हम क्या करते हैं, अपनी भैंसें नहलाने जाते हैं और कई बार उसी में पानी भी पिलाते हैं और वही पानी उसके पेट में जाके दूध बन के हमें हमारे गिलास में भी आ जाता है। तो ये सिचुएशन है हमारी। लेकिन हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों से पानी को बचाना है, पानी को प्रदूषित नहीं करना और साथ में पानी को बचाना भी है, ठीक है, पानी की सेविंग भी करनी है। तो ये था बेटा हमारा जियोग्राफी का लास्ट जो चैप्टर था जिसका नाम है जल। तो अब हमारे जियोग्राफी में 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे हम क्या करेंगे बेटा, आगे हम जो हिस्ट्री की बुक है मीन्स इतिहास है वो शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।